हाय एवरीवन, सो अभी हम फटाफट से इंडस 40 का इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का क्विक रिवीजन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, इंडस 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किस पे लगता है। लैंड पे लगता है, बिल्डिंग पे लगता है और लैंड एंड बिल्डिंग में। यानी इसके अलावा किसी में भी ये इंडेक्स नहीं लगता है। लैंड, बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग। और ये ध्यान रखिएगा, सारे लैंड एंड बिल्डिंग पे नहीं लगता ये, कुछ कुछ केसेस में लगता है। जैसे मान लीजिए मैंने लैंड या फिर बिल्डिंग को मैंने ना एक्वायर किया है और मैं अपने बिजनेस पे यूज कर रहा हूँ, तब उस पर इंडेक्स 16 लगेगा, ऑनर्ड ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। और या फिर मान लीजिए मैंने लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा है और उसे मैं सब्सिक्वेंटली बेचूंगा, तब तो फिर वो हेल्ड फॉर सेल हुआ ना, तो उस पर इंडेक्स 2 लगेगा। तो यहाँ पर कौन सा लगेगा? मान लीजिए मैंने लैंड एंड बिल्डिंग एक्वायर किया है और मैं उसे ऑपरेटिंग लीज पे दे रहा हूँ, फाइनेंस लीज पे दूं, तब तो फिर मेरा वो प्रॉपर्टी डी रिकॉग्नाइज हो जाएगा, क्योंकि स्टिल इंडेक्स 116 में लेसर के लिए ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज का कंसेप्ट है, लेसी के लिए नहीं है। तो यहां पर अगर मैं फाइनेंस लीज पे देता हूं तो भी डी रिकॉग्नाइज हो जाएगा। अगर मैं ऑपरेटिंग लीज पे दे रहा हूं, मतलब मैं अगर रेंटल पे दे रहा हूं लैंड बिल्डिंग या लैंड एंड बिल्डिंग को, तब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी माना जाएगा। और या फिर मान लीजिए मैंने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को ऐसे छोड़ दिया कैपिटल एप्रिसिएशन पर्पस के लिए, क्योंकि हमें पता है कि जनरली लैंड बिल्डिंग क्या होता है, हम उसे ऐसे छोड़ देंगे तो उसका वैल्यू अपने आप बढ़ते रहता है ना। एक इकलौता ऐसा चीज है जिसका वैल्यू बढ़ते रहता है विद टाइम्स। तो यहां पर या मैंने रेंटल पर्पस के लिए दिया है या फिर मैंने कैपिटल एप्रिसिएशन, या फिर दोनों। तो कितने बार तो ऐसा होता है ना कि मैंने एक लैंड खरीदा है, उसका रेंटल भी आ रहा है, उसका कैपिटल भी एप्रिसिएशन हो रहा है। और ये ध्यान में रखिए, इसमें ऑपरेटिंग लीज ही कवर होता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, कॉस्ट मॉडल ही सिर्फ अप्लाई होता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, रिवॉल्यूशन मॉडल अप्लाई नहीं होता है। पर ना डिस्क्लोजर में हम फेयर वैल्यू डिस्क्लोज करते हैं, अलग बात है, पर अकाउंटिंग पर्पज के लिए ओनली कॉस्ट मॉडल, यानी इनिशियली भी कॉस्ट मॉडल, सब्सिक्वेंटली भी कॉस्ट मॉडल लगा सकते हो, नॉन रिवॉल्यूशन मॉडल नहीं लगा सकते आप। फिर आगे हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की। तो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में क्या आएगा? लैंड एंड बिल्डिंग आएगा, जिसे आप रेंटल या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन पर्पस के लिए रख रहे हो, लेकिन अब अपने बिजनेस पे यूज नहीं कर रहे हो, फिर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए यूज नहीं कर रहे हो। अगर आप अपने बिजनेस पे यूज करोगे इंडेक्स 16 लगेगा, अगर आप सेल करने के लिए रखे हुए तो इंडेक्स 2 लगेगा। चलिए, तो ये हमने क्लियर किया, फेयर वैल्यू वगैरह हमें पता है। फिर आगे हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नेचर। जैसे कि आप देखिए, अगर मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को रेंट पे रखता हूं या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखता हूं, तो वो इंडिपेंडेंटली कैश फ्लो जनरेट करके देगा, उसको दूसरे एसेट से मतलब नहीं है। लेकिन अगर मैं उसे बिजनेस पे यूज करूं, तो वो टुगेदर विद अदर एसेट्स मिला के वो बिजनेस रन होगा, बिजनेस से कमा के देगा। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जनरली इंडिपेंडेंट होता है, ये हमें पता है। अब हम कुछ कुछ पॉइंट डिस्कशन करेंगे जहां पर हमें ये पता चलेगा कि कुछ कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, और कुछ कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे जहां पर हमें पता चलेगा ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले पॉइंट नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, एंड पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5 ध्यान दीजिएगा, बाकी तो आपका सिमिलर ही है। देखिए, पॉइंट नंबर 1 में क्या बोला इन्होंने, लैंड अपने हेल्ड के लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन पर्पस के लिए। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन आपका इंडेक्स 40 लगेगा, रेदर देन शॉर्ट टर्म सेल। अगर शॉर्ट टर्म सेल के लिए रखते तो आपका इंडेक्स से 2 लग जाता, ये हमें पता है। फिर नेक्स्ट वाला, लैंड हेल्ड फॉर करंटली अनडिटरमाइंड फ्यूचर यूज, मतलब अभी तक आपने डिटरमाइन नहीं किया कि आप उसे बिजनेस के लिए यूज करोगे या फिर शॉर्ट टर्म सेल के लिए यूज करोगे। अगर आप डिटरमाइन कर लिया होता कि बिजनेस के लिए यूज करो, तब तो इंडेक्स 16 लगता। अगर आपने डिटरमाइन किया होता कि आप है ना शॉर्ट टर्म सेल करोगे, तब इंडेक्स 2 लगता। जबकि आपने डिटरमाइन किया ही नहीं है, मतलब वो बेकार रखे हो आप यहाँ पर। और बेकार रखने का मतलब ही क्या? कैपिटल एप्रिसिएशन पर्पस के लिए आपने रखा है, मतलब क्योंकि हम कितने बार लैंड खरीद के छोड़ देते हैं ऐसे बेकार। मतलब हम क्यों लैंड खरीद के छोड़ रहे हैं? क्योंकि उसका कैपिटल अप्रिसिएशन होगा ना। तो मतलब अगर मान लीजिए अभी तक हमने कुछ भी डिटरमाइन नहीं किया ना, तो डेट मीन्स माना जाएगा उस वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, उस पर इंडेक्स 40 लग जाएगा। चलिए, क्लियर है। तो मतलब इंडेक्स 16 या इंडेक्स 2 लगाने के लिए डिटरमाइन होना पड़ेगा कि अगर आप बिजनेस यूज के लिए डिटरमाइन कर रहे हो कि बिजनेस यूज पे लगाओगे, तब इंडेक्स 16 लगेगा। अगर आपने सोचा कि आप सेल करोगे, तब इंडेक्स 2 लगेगा। बाकी सारे केसेस में इंडेक्स 40 लगेगा। मतलब अगर नो डिटर्मिनेशन, मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंडेक्स 40 लगने वाला है। फिर दूसरा, बिल्डिंग आपने ओन किया है यहाँ पर, या फिर मान लीजिए किसी से फाइनेंस लीज पे लिए, वो भी आपका आरओयू एसेट ही माना जाता है, और आपने फिर उसे क्या किया? लीज पे दे दिया, ऑपरेटिंग लीज पे। फाइनेंस लीज पे देते तो नहीं चलता, आपने ऑपरेटिंग लीज पे दे दिया, तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। दूसरा, बिल्डिंग खाली पड़ा हुआ है लेकिन आपने उसे हेल्ड करके रखा हुआ है, ताकि आप उसे हेल्ड करके रखा हुआ है कि आप उसे फ्यूचर में ऑपरेटिंग लीज पे दोगे, वो भी चलेगा। मतलब अभी आपने वैकेंट पड़ा हुआ है और आपका नियत है उसे ऑपरेटिंग लीज पे देना, मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी आप कंस्ट्रक्ट करोगे और फिर डेवलप करके फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए यूज करोगे। मतलब
अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, हम उसे डेवलप करेंगे, पहले डेवलप करने के बाद उसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की तरह यूज करेंगे तो भी वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। हाँ, अगर ऐसा भी हो सकता है कि अब हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है और हमारे नियत में कि कंस्ट्रक्शन करके डेवलप करके हम उसे बेच देंगे, तब इंडेक्स 2 लगता। अगर हमारे नियत पे होता है कि हम कंस्ट्रक्शन करके डेवलप करके उसे अपने बिजनेस पे लगाएंगे, तब हमारा इंडेक्स 16 लगता। तो हमें ये, जब अगर हमारा कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट फेज चल रहा है तो हमें चेक करना पड़ेगा, हमें नियत देखना पड़ेगा कि हम फ्यूचर में किस पर्पस के लिए यूज करेंगे। जिस पर्पस के लिए हम यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंगली उस पर वो रेस्पेक्टिव इंडेक्स लगेगा। अब यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट हम ये डिस्कस करेंगे जहां पर ये पता चलेगा कि आउटसाइड द स्कोप है ये स्टैंडर्ड के, इंडेक्स 40 के आउटसाइड द स्कोप हो जाएगा कब, जब मान लीजिए आपका इंटेंशन है कि प्रॉपर्टी को आप सेल करोगे इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, और या फिर आप उसे डेवलप करके बेचोगे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने प्रॉपर्टी एक्वायर ही किया है विद अ व्यू टू सबसेक्वेंट सेल, तो मतलब वो इंडेक्स 2 लगेगा। और या फिर मैंने क्या सोचा पता है, मैं उसे डेवलप करूंगा फिर बेचूंगा। मतलब डेवलप करूंगा फिर बेचूंगा का मतलब क्या, मान लीजिए मैंने प्रॉपर्टी को खरीदा ऐसे रॉ मटेरियल, बस समझाने के लिए बता रहा हूं, मैंने प्रॉपर्टी को खरीदा ऐसे रॉ मटेरियल, फिर उसे मैं फिनिश गुड्स बनाऊंगा, डेवलप करूंगा, फिर मैं बेचूंगा, तो रॉ मटेरियल भी तो इंडेक्स 2 ही लगता है। तो वैसे यहां पर अगर मान लीजिए आप डेवलप करके बेचोगे तो मतलब आपका यहाँ पर फ्यूचर में बेचने का तो इंटेंशन बेचने का है ना, तो इस पर इंडेक्स 2 लगेगा। और या फिर मान लीजिए आपका ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है, तो ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी मतलब आप अपने बिजनेस पे यूज करो या फिर अपने एम्प्लॉय को दिया हुआ है। तो एम्प्लॉय को क्यों दिया हुआ है, क्योंकि एम्प्लॉय आपके बिजनेस पे काम कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा सिचुएशन में मान लीजिए वो एम्प्लॉय आपको पूरा रेंट भी बराबर दे रहे तो भी मैटर नहीं कर रहा। अगर आप एम्प्लॉय को यूज करने को दे रहे हो एक्सक्लूसिवली, मतलब वो बिजनेस पे ही यूज हो रहा है और आपका उस पर इंडेक्स 16 ही लगने वाला है। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर आप फाइनेंस लीज पे दे रहे हो तब तो फिर आपका वो डी रिकॉग्नाइज ही हो जाएगा और वो फिर उसमें फिर प्रॉपर्टी नहीं रहेगा, तो फिर कोई इंडेक्स लगने वाला ऐसा भी यहाँ पर नहीं है। और एक बात आप ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने सोचा है प्रॉपर्टी भी हेल्ड करके रखा है, आपने सोचा आप उसे फ्यूचर में डेवलप करके अपने बिजनेस पे यूज करोगे, इंडेक्स 16 लगेगा। अगर आप उसे डेवलप करके सेल करने का इंटेंशन रखते हो, इंडेक्स 2 लगेगा। अगर आपने सोचा उसे डेवलप करके फ्यूचर में आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की तरह यूज करोगे, इंडेक्स 40 लगेगा। अब कितनी बार ऐसा भी होता है कि प्रॉपर्टी को हमने हेल्ड करके रखा है फॉर मोर देन वन पर्पस, तो हम क्या करेंगे। देखिए कितने बार ऐसा सिचुएशन आता है जहां पर हम प्रॉपर्टी को पार्टली कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखे हुए हैं और पार्टली हम उसे क्या करेंगे अपने बिजनेस पे लगाएंगे। मतलब दो चीज हो रहा है, पार्टली अब इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज करो कैपिटल एप्रिसिएशन या रेंटल, और पार्टली अब अपने बिजनेस पे यूज करो। तो ऐसे सिचुएशन में हम उसे क्या टू पार्ट्स में सेपरेशन कर सकते हैं। हाँ, कब पॉसिबल है, जब मान लीजिए वो जो दो पार्ट हमने रखा है ना, मान लीजिए एक बिल्डिंग है उसमें दो तल्ला है, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। तो फर्स्ट फ्लोर मैंने रेंटल के लिए दिया हुआ है और सेकंड फ्लोर में अपने बिजनेस पे यूज कर रहा हूं, तो मैं देखूंगा कि क्या फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर को सेपरेटली बेचा जा सकता है। जनरली तो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर को सेपरेटली बेचा जा सकता है। तो अगर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर को सेपरेटली बेचा जा सकता है और या फिर उसे सेपरेटली फाइनेंस लीज में दिया जा सकता है, फाइनेंस लीज का मतलब बेचने के बराबर ही होता है, अगर उसे सेपरेटली फाइनेंस लीज पे दिया जा सकता है, तो ऐसा सिचुएशन में जो फर्स्ट फ्लोर है उस पे हम क्या करेंगे, रेस्पेक्टिव इंडेक्स लगाएंगे। मान लीजिए उसे रेंटल के लिए दिया हो तो इंडेक्स 40 लगेगा, और जो सेकंड फ्लोर पे उस पे क्या लगेगा, इंडेक्स 16 लग जाएगा। बट ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए एक ही तल्ला के अंदर कुछ पोर्शन, एक ही फ्लोर के अंदर कुछ पोर्शन हम क्या कर रहे हैं, रेंटल के लिए दे रहे हैं, और कुछ पोर्शन मान लीजिए एक ही फ्लोर है जिसके अंदर 3 रूम है, उसमें से 2 रूम हमने रेंटल पे दिया हुआ है और एक रूम हम अपने बिजनेस पे यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जनरली यहाँ पर उसे हम सेपरेटली बेच नहीं सकते, नहीं सेपरेटली फाइनेंस लीज पे दिया जाएगा, क्योंकि बिकेगा तो इकट्ठा ही बिकेगा। तो यहाँ पर जबकि सेपरेशन पॉसिबल नहीं है, ये सोल्ड नहीं हो सकता सेपरेटली, तो हम इसे एदर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दिखाएंगे और या फिर हम ऐसे ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी दिखाएंगे, यानी दोनों में से एक ही लगेगा, या इंडेक्स 16 लगेगा या फिर इंडेक्स 40 लगेगा। ध्यान से सुनिएगा, मेजोरिटी केसेस में इंडेक्स 16 ही लगेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेजोरिटी केसेस में इंडेक्स 16 लगेगा। हाँ, ओनली इफ मान लीजिए जब एकदम इनसिग्निफिकेंट पोर्शन अपने बिजनेस के लिए यूज करो, एकदम इनसिग्निफिकेंट पोर्शन अपने बिजनेस के लिए यूज करो, तब आप उसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मान सकते हो। मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग में टोटल 10 रूम है, टोटल 10 रूम्स है, उसमें से 9 रूम्स हमने क्या किया, रेंटल पे दिया हुआ है, बस एक रूम अपने छोटा सा एक रूम में हमने साइड में अपने बिजनेस के लिए यूज किया हुआ है, तो वो इनसिग्निफिकेंट पोर्शन हुआ ना, एक रूम हमने जो अपने बिजनेस के लिए यूज किया हुआ है, तो पूरा का पूरा पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लग जाएगा। चलिए, तो ये समझ में आया मैं पूरा अच्छे से। एग्जांपल्स में भी फटाफट अभी डिस्कस नहीं करूंगा, अभी नेक्स्ट हम टॉपिक से फटाफट रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट एंसिलियरी सर्विसेज में हमें चेक करना होता है, जैसे कितनी बार देखते हैं ना, आज मैं सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए मैं एक बड़े सारे अपार्टमेंट में रहता हूँ एंड यहाँ पर बहुत सारे फ्लैट्स हैं, और यहाँ पर क्या हुआ, ओनर ने क्या किया, हम सबको रेंट में दिया हुआ है, तो ओनर के लिए ये क्या होगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगा, रेंटल पर्पस के लिए बिल्डिंग को यूज़ कर रहा है। अब ओनर ने क्या किया है, कुछ कुछ स्टाफ भी रख दिए,
स्टाफ किस लिए, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह इन लोग है ना, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह को रख दिया है मेंटेनेंस करने के लिए, बस बिल्डिंग का मेंटेनेंस करने के लिए। तो आप बताइए क्या ओनर जो है वो बिजनेस रन कर रहे हैं? जी नहीं, ओनर बिजनेस रन नहीं कर रहे, ओनर बिल्डिंग को यूज कर रहा है रेंटल पर्पस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए यूज नहीं कर रहा है, क्योंकि ये तो छोटा मोटा एंसिलरी सर्विस है ना, इनसिग्निफिकेंट है ये जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह रखना, ये नॉर्मल मेंटेनेंस के लिए रखा जाता है, इनसिग्निफिकेंट है। तो ऐसे सिचुएशन में उसे स्टिल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी माना जाएगा, उसे बिजनेस नहीं माना जाएगा, क्योंकि अगर वो बिजनेस बन गया तब तो ऐसा सिचुएशन में इंडेक्स 16 लग जाएगा। लेकिन सोचिए जैसे होटल्स वगैरह की बात करें या फिर ओयो वगैरह की बात करें, तो वहां पर आप देखोगे होटल्स वगैरह में जो सर्विसेज आपको मिलती है वो सिग्निफिकेंट होती है ना, आपको खाना उना ये वो वगैरह वगैरह बहुत तरह का सर्विस मिलता है और वो सिग्निफिकेंट होता है। पर यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड वगैरह थोड़े ना आपका काम करेगा, वो तो बस बिल्डिंग का मेंटेनेंस करता है। तो इसलिए यहाँ पर आपको चेक करना है, अगर सिग्निफिकेंट हुआ, जैसे होटल वगैरह में सर्विसेज सिग्निफिकेंट होते हैं रेंटल के साथ, तो उसे रेंटल नहीं माना जाता, उसे बिजनेस माना जाता है। जैसे ओयो को भी बिजनेस माना जाएगा, रेंटल नहीं माना जाता। लेकिन ये जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह का सर्विस जो है ये आपका मतलब सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता, इनसिग्निफिकेंट माना जाता है, और इसे हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मान सकते हैं। तो यही बस यहाँ पर एंसिलरी सर्विस में आपको चेक करना होता है कि अगर सर्विसेज सिग्निफिकेंट है तब तो ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी माना जाएगा, अगर इनसिग्निफिकेंट है तब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हम मानते हैं। चलिए नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे, ये तो अभी नहीं करते, रेगुलर क्लास में अच्छे से डिस्कस किया, अभी अब एग्जाम के लिए भी छोड़ सकते हो, अभी बात करेंगे तो लंबा हो जाएगा वीडियो। फिर आगे प्रॉपर्टी लीज टू अदर ग्रुप मेंबर्स। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं पेरेंट कंपनी हूं और मैंने अपनी सब्सिडरी को लीज पे दिया, तो मैंने अपनी सब्सिडरी को रेंटल में दिया। तो यहाँ पर आपको बता दूं, जब मेरा सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होगा और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होगा, वहां पर दोनों जगह पे अलग अलग बातें होगी। जब मैं बात करूंगा मेरा सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होगा, तो वहां पर तो मैं कहूंगा हाँ मैंने रेंटल पे दिया, वो अलग है, मैं अलग हूं, मैं अपने सेपरेट बात कर रहा हूं। तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैं कहूंगा ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है मेरे लिए। लेकिन जब मैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करूंगा, तो ऐसा सिचुएशन में तो मैं और मेरी सब्सिडरी तो एक ही हो गए यहाँ पर। तो मेरी सब्सिडरी को मैंने रेंट में दिया और सब्सिडरी उसे बिजनेस पे यूज कर रही है, तो देखा जाए तो ग्रुप ही उसे बिजनेस पे यूज कर रहा है, क्योंकि पेरेंट और सब्सिडरी अलग अलग नहीं है। और इसलिए जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात आएगी तो वहां पर हम उसे ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी मानेंगे। चलिए क्लियर है ये चीज। अब आगे देखते हैं, आगे कुछ कुछ ऐसा पॉइंट है जहां पर आपको क्लैरिटी आ जाएगा, जो हमने पढ़ा हुआ ऑलरेडी। ओन्ड बाय ए कंपनी एंड लीज्ड आउट अंडर ऑपरेटिंग लीज, ऑपरेटिंग लीज में दिया इंडेक्स 40 लग जाएगा, तो फाइनेंस लीज में होता तो डी रिकॉग्नाइज हो जाता। और आपने हेल्ड किया ऐसे आरओयू एसेट, तो मेरा आरओयू एसेट है और मैंने फिर उसे ऑपरेटिंग लिस्ट पे दी थी, ठीक है, इंडेक्स 40 लगेगा मेरा। फिर आगे हेल्ड ऐसे आरओयू एसेट, तो इंडेक्स 116 में मेरा एसेट आया और मैंने फाइनेंस लिस्ट पे दे दूंगा तो वो डी रिकॉग्नाइज हो जाएगा, तो इंडेक्स 116 लगेगा, एसेट ही डी रिकॉग्नाइज हो गया, क्योंकि मैंने समझा था ऑपरेटिंग लिस्ट ही कवर होता है, फाइनेंस लिस्ट कवर नहीं होता है। फिर प्रॉपर्टी एक्वायर्ड विद व्यू फॉर डेवलपमेंट एंड रीसेल, ध्यान से सुनिएगा ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट। देखिए मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदा ही है इंटेंशन से कि डेवलप करके बेच दूंगा, मतलब मेरे लिए क्या है, ये इन्वेंट्री होगा, इंडेक्स 2 लगेगा। अब मेरी बात सुन लीजिए, मान लीजिए मैं बाइक खरीदता हूँ और बेचता हूँ, मेरा काम ही बाइक खरीदने के टाइम में मेरा इंटेंशन था कि बेचूंगा, है ना, जैसे दुकानदार लोग करते, खरीदते समय उनको पता रहता वो बेचेंगे, तो वहां पर वो बाइक्स वगैरह उनके लिए इन्वेंट्री हो गया। पर सोचिए मैंने बाइक अपने लिए खरीदा एंड अब मैं उसे 5 साल चला रहा हूँ, 5 साल चलाने के बाद मैंने सोचा कि मैं उसे बेच दूंगा, हेल्ड फॉर सेल किया, तो क्या वो इन्वेंट्री है? जी नहीं, वो इन्वेंट्री नहीं है, फिर वो नॉन करेंट एसेट्स क्लासिफाइड हो जाएगा हेल्ड फॉर सेल, उस पर इंडेक्स 105 लगेगा। सेम वैसे मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर मेरा खरीदते समय इंटेंशन था कि बेचने का या डेवलप करके बेचने का, वो इन्वेंट्री कहलाएगा। लेकिन मेरा मैंने खरीदते समय इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्लासिफाई किया था, फिर सब्सिक्वेंटली लेटर ऑन मैंने उसे हेल्ड फॉर सेल किया, तब तो इंडेक्स 105 लगेगा, क्योंकि वो नॉन करेंट एसेट्स है। अगर खरीदते समय मैंने उसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी माना या ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी माना, तो ऐसा सिचुएशन में वो नॉन करेंट एसेट बन गया। और बाद में अगर आप उसे बेचोगे तो बाद में उसे आप क्लासिफाई करोगे हेल्ड फॉर सेल, तो फिर उस पर इंडेक्स 105 लगेगा। तो यहां पर आप देखिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर सेल, इसका मतलब क्या हो गया, पहले वो खरीदते समय मेरे लिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी था, अब बाद में हम उसे क्लासिफाई करूँ एज हेल्ड फॉर सेल, तब तो इस पे क्या लगेगा, इंडेक्स 105 लगेगा। ये चीज आपको समझना है, ज्यादा आप डीप नहीं जाएंगे और। तो यहां पर बाकी आप पॉइंट मैंने इंपॉर्टेंट वाला डिस्कस करा दिया, बाकी आप खुद कर लोगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। तो ऑब्वियसली बात है, हर जगह पे हमने सेम ही चीज पढ़ा है कि कोई भी एसेट को रिकॉग्नाइज करना तो वो चेक कर लीजिए क्या वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देगा और क्या उसका कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल है। अगर ऐसा है तो डेट मींस हम उसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं एस एन एसेट, यानी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। सब्सिक्वेंट खर्चे आपके डे टू डे सर्विसिंग के खर्चे लगते हैं, वो हमेशा पीएल में जाते हैं, हमें पता है, क्योंकि इससे कोई वैल्यू एनहांस नहीं होता है, पीएल में जाते हैं। रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, सेम कंसेप्ट है जो हमने इंडेक्स 16 में पढ़ा था, इंडेक्स 38 में भी पढ़ा था, कि हम क्या करेंगे, ओल्ड कैरिंग अमाउंट जो रिप्लेस
बेस वाला आइटम है उसका पुराना कैरिंग अमाउंट डी रिकॉग्नाइज कीजिए और नया वाला को रिकॉग्नाइज करते हैं। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इंडेक्स 16 में। फिर आगे मेजरमेंट प्रिंसिपल, तो जैसे मैंने आपको समझाया था कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इनिशियली कॉस्ट में मेजर होता है और सब्सेक्वेंटली भी उस पर रिवॉल्यूशन मॉडल नहीं लगता है, सब्सेक्वेंटली भी कॉस्ट मॉडल लगेगा, यानी सब्सेक्वेंटली भी हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे और आपका इंपायरमेंट कुछ होना है तो वो इंपायरमेंट होगा, है ना। लेकिन रिवॉल्यूशन मॉडल आप फॉलो यहाँ पर नहीं कर सकते। पर ध्यान रखिएगा डिस्क्लोजर पर्पस के लिए आप फेयर वैल्यू निकालते हो, वो फेयर वैल्यू आपको निकालना होता है कोई, और ये फेयर वैल्यू जो निकालेगा कौन, कि स्टैंडर्ड कहता है कि इंडिपेंडेंट वैल्यूअर का सहारा लेके आप निकालिए, पर कोई मैंडेटरी नहीं। अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो इंडिपेंडेंट वैल्यूअर को अपॉइंट करके उसका फेयर वैल्यू डिटरमाइन कीजिए, पर यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि मैंडेटरी रखा हुआ है। फिर आगे ट्रांजेक्शन कॉस्ट वगैरह, अरे जो भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होते हैं, जो भी खर्चे होते हैं जो रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगा, वो सारे खर्चे कैपिटलाइज होंगे यहाँ पर, है ना। ये कोई फाइनेंशियल एसेट थोड़े ना कि वहाँ पर हम एफबीटी पे अकाउंटिंग की एफबीटी उसी है वो सब देखेंगे। यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ भी खर्चे लगे वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चे और वो कैपिटलाइज होता है। जैसे हमने इंडेक्स 16 में ही पढ़ा था, जो परचेज प्राइस प्लस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंडिचर प्लस प्रोफेशनल फीस का खर्चा लगा, प्रॉपर्टी ट्रांसफर टैक्स या फिर अदर ट्रांजेक्शन कॉस्ट और या फिर किसी भी प्रकार का नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, सारे आपके कैपिटलाइज होंगे जब तक आपके कंडीशन और लोकेशन में ना आ जाए। जनरली लोकेशन तो वही रहता है प्रॉपर्टी, क्योंकि एक जगह पे शिफ्ट रहता है वो, तो जब तक आपकी कंडीशन में नहीं आ जाए तब तक का वो खर्चा हम कैपिटलाइज करते हैं। यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट है इंडेक्स 16 वाला। इंडेक्स 16 में हमने पढ़ा भी था स्टार्टअप कॉस्ट, ऑपरेटिंग लॉसेस, एबनॉर्मल वेस्टेजेस वगैरह, ये सब कभी कैपिटलाइज नहीं होता, पीएल में जाता है। डेफर्ड पेमेंट भी सेम कहानी इंडेक्स 16 में, जैसे मैंने पढ़ा था कि हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदा है और हम पेमेंट लेटली करेंगे तो उस पर इंटरेस्ट कॉस्ट होगा, तो उसे हमें सेपरेट करना होता है और उसे सेपरेटली रिकॉग्नाइज करते हैं। फिर एक्सचेंज ऑफ अनदर एसेट, जहां पर हमने देखा था कि एक्सचेंज ट्रांजेक्शन अगर लैक करता है कमर्शियल सब्सटेंस या फेयर वैल्यू डिटरमिनेबल नहीं दोनों का, एक्वायर्ड और गिवन अप का, तो ऐसा सिचुएशन में कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट्स गिवन अप दिखाते हैं। और या फिर हमेशा फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स गिवन अप को प्रायोरिटी दोगे अनलेस फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स एक्वायर्ड जो है वो मोर क्लियरली एविडेंट है, तो बात अलग है। तो ये सारा इंडेक्स 16 में हमने पढ़ा हुआ ऑलरेडी, मैंने उसका रिविजनरी वीडियो डाला हुआ ही है और इंडेक्स 38 का भी रिविजनरी वीडियो डाल दिया है यूट्यूब में ऑलरेडी। तो ये सारा हमने पढ़ा हुआ है, तो वहां पर आपको क्लैरिटी आराम से आ गई, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अब आफ्टर रिकॉग्निशन की बात करेंगे, यानी मेजरमेंट आफ्टर रिकॉग्निशन। यहाँ पर सबसे पहले आप देखिएगा ऑब्वियसली बात है, जिसे मैंने कहा था सबसेक्वेंटली आप कॉस्ट मॉडल ही लगाओगे। इंडेक्स 16 में जैसे मैंने पढ़ा था अगर कॉस्ट मॉडल लगाते हैं तो सबसेक्वेंटली हम डेप्रिसिएशन करते हैं और इंपायरमेंट का इंडिकेशन होगा तो इंपायरमेंट करेंगे। और फिर बाद में अगर मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को सबसेक्वेंटली क्लासिफाई किया हेल्ड फॉर सेल, खरीदते समय वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपने माना, बाद में लेटर ऑन अगर आपने उसे क्लासिफाई कर दिया हेल्ड फॉर सेल, तब तो उसमें इंडेक्स 105 लगेगा ना कि इंडेक्स 2 लगेगा। इंडेक्स 2 तभी लगता है जब आपने खरीदते समय आपका इंटेंशन था बेचने का या फिर डेवलप करने का, तो ही इंडेक्स 2 होता है ना। तो ये नॉन करंट एसेट्स है हेल्ड फॉर सेल, है ना, और इन्वेंट्री में करंट एसेट्स होता है वो, तो यहाँ पर ये इंडेक्स 105 लगेगा। और या फिर आप ऐसे राइट ऑफ यूज एसेट आपने एक्वायर किया यहाँ पर जो कि आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए यूज करो, तब तो इंडेक्स 116 का जो कंसेप्ट के हिसाब से आप है ना दिखाते हो ना, लीज लाइबिलिटी दिखाते हैं और हमारा रिकॉर्डिंगली आरओयू एसेट्स का हम अकाउंटिंग जो भी करते हैं इंडेक्स 116 का भी वहाँ पर कंसेप्ट लग जाता है। फिर मैंने फेयर वैल्यू के बारे में जैसे आपको बताया था कि फेयर वैल्यू डिस्क्लोजर पर्पस के लिए हम डिटरमाइन करते हैं, एंटिटी को एनकरेज किया जाता है लेकिन कोई मैंडेटरी नहीं है, वो चाहे तो इंडिपेंडेंट वैल्यूअर का सहारा लेने के लिए एनकरेज किया जाता है, इंपॉर्टेंट नहीं इतना ज़्यादा। अब नेक्स्ट फेयर वैल्यू मेजरमेंट की कुछ छोटी छोटी बातें डिस्कस करेंगे। तो फेयर वैल्यू मेजरमेंट में हम जैसे कि हमें फेयर वैल्यू हम इंडेक्स 113 के हिसाब से फेयर वैल्यू मेजर करते हैं, जहाँ पर हम ये चेक करते हैं कि जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स है ना, जो हम प्राइमरी मार्केट मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट की बात करते हैं, जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स है वो उसका प्राइस देने के लिए एग्जिट प्राइस की हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पर उसका प्राइस देने के लिए वो क्या क्या फैक्टर्स को देखेंगे, वो सारा हम एजम्पशन लेके चलेंगे, उसके बेसिस में हम फेयर वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। साथ ही साथ जो रेंटल इनकम वगैरह भी कुछ है, इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए फेयर वैल्यू डिटरमाइन किया जाएगा एज पर इंडेक्स 113। हम फेयर वैल्यू क्यों डिटरमाइन करें, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिस्क्लोजर, क्योंकि सिर्फ कॉस्ट मॉडल ही लगता है। बट कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है जहां पर आप मेजर ही नहीं कर पा रहे उसका फेयर वैल्यू रिलायबली, तो यहाँ पर ऐसा सिचुएशन में हम क्या करेंगे, तो देखिए कभी कभी तो केसेस ऐसे आते हैं जहां पर आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन में चल रहा है ना, अंडर कंस्ट्रक्शन आपका, यानी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कंप्लीट नहीं हुआ, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और जिसके चलते इसका फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पर एंटिटी ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि जैसे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा इसका फेयर वैल्यू मेजर कर पाएंगे हम, तो हमें राहत दिया गया है, चलो ठीक है जब तक आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होता चलो ठीक है, पर फिर भी आप बीच बीच में चेक करते रहना, अगर उसका फेयर वैल्यू मेजरेबल है तो फेयर वैल्यू आप डिस्क्लोज कीजिए, है ना, एवरी रिपोर्टिंग पीरियड एंड में आप एक बार चेक कर लेना, अगर आ रहा है तो उसका फेयर वैल्यू डिस्क्लोजर कीजिए, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो जब आपका प्रॉपर्टी कंप्लीट होगा तब तो आपको फेयर वैल्यू दिखाना ही पड़ेगा।
इसलिए यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है, एंटिटी शैल मेजर द फेयर वैल्यू ऑफ सच इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एदर व्हेन इट बिकम्स रिलायबली मेजरेबल, जब भी पहले हो जाए या फिर जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए, विच एवर इज अर्लियर है, यहाँ पर अर्लियर है। तो यहाँ पर आप देखिए मतलब हमें राहत की सांस दी गई है कब तक, जब तक हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता। अब वंस कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी आपको फेयर वैल्यू मेजर करना होगा। अब ऐसा भी तो हो सकता है कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने के बाद भी आप फेयर वैल्यू मेजर नहीं कर पा रहे। अगर ऐसा हुआ तो ऐसा सिचुएशन में आपको कुछ कुछ क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा, मतलब कुछ कुछ डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। मतलब कंस्ट्रक्शन के दौरान अगर फेयर वैल्यू डिटरमिनेबल नहीं हो रहा, आप मत दीजिए कोई डिस्क्लोजर, चलेगा। बट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन आप फिर भी फेयर वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, तो आपको कुछ कुछ डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। क्या क्या डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, जैसे डिस्क्रिप्शन ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि क्यों फेयर वैल्यू मेजर नहीं हो पा रहा रिलायबली, एक्सप्लेनेशन दो हमें, क्लियर करो, क्योंकि आपको तो कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट हो गया, अब हमें एक्सप्लेनेशन दीजिए। तीसरा, आप एक काम कीजिए, फेयर वैल्यू तो नहीं बता पा रहे, एटलीस्ट रेंज ऑफ एस्टीमेट तो बता सकते हो। जैसे हम बोलते हैं ना प्राइस नहीं बता सकते, चलो ठीक है भैया आप रेंज बता दो कितना से कितना के बीच में होगा, तो रेंज ऑफ एस्टीमेट आप हमें बता दीजिए। और बाकी सारे केसेस में भी वही, जहां पर आपका कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन चल ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन चल ही नहीं रहा है और या फिर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद भी फेयर वैल्यू डिटरमाइन नहीं हो पा रहा है, तो आपको ये एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। चलिए, बाकी एग्जाम के लिए मैं नहीं कहूँगा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अब यहाँ पर हम ये ट्रांसफ़र अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन सकता है एग्जाम के लिए, हम ये ट्रांसफ़र डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली ट्रांसफ़र में हम क्या डिस्कस करेंगे, मान लीजिए पहले मेरा एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी था एंड अब मैं उसे अपने बिजनेस के लिए यूज़ करना चाहता हूँ, मैं ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। तो बिजनेस के लिए यूज़ करेंगे तो क्या बन जाएगा, ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर हमें ट्रांसफ़र करना होता है। तो ट्रांसफ़र हम कैसे करेंगे और कब कब ट्रांसफ़र करेंगे, ये हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले मेरी बात ये समझ लीजिए कि जस्ट मैनेजमेंट का इंटेंशन है, मैनेजमेंट का इंटेंशन है कि अब वो दूसरे पर्पस के लिए यूज करेगी, इटसेल्फ ये जस्टिफाई नहीं करता कि वो ट्रांसफर है। नियत से नहीं चलेगा। क्वेश्चन भी है आपका, मुझे याद नहीं आ रहा पर एक क्वेश्चन भी है, एक स्टूडेंट ने डाउट भी पूछा था कि सर यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, अब उन्होंने मन बना ली कि वो बिजनेस के लिए यूज करेंगे, पर वो स्टिल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्यों है, वो ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मन बनाने से नहीं होगा, आपको स्टॉप करना पड़ेगा। जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है वो स्टॉप करके आपको बिजनेस के लिए यूज करना चालू कर दीजिए, कमेंस करना पड़ेगा आपको। यानी नियत से नहीं चलेगा, एक्शन से चलेगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, ये आप ध्यान में रखिए। अब जैसे हम कुछ कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं, जैसे पहला एग्जांपल कमेंसमेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपेशन। तो देखिए अब ओनर ऑक्यूपाइड का कमेंसमेंट चालू कर दिया आपने, और ऑफ डेवलपमेंट विद व्यू टू ओनर ऑक्यूपेशन फॉर ए ट्रांसफर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। यानी पहले ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी था, अब आपने उसे अपने बिजनेस के लिए यूज करना चालू कर दिया, मन नहीं बनाया, यूज करना चालू कर दिया, कमेंस कर दिया, और या फिर आपने डेवलप करना चालू कर दिया, क्योंकि आप उसे डेवलप करके बिजनेस के हिसाब से यूज करने के लिए बनाना चाहते हो, तो आपने डेवलप करना चालू कर दिया, और डेवलप करने के बाद आप उसे बिजनेस पर्पज के लिए यूज करोगे, तब हम उसे ट्रांसफर मानेंगे। इंडेक्स 40 से इंडेक्स 16 हो गया। और या फिर मान लीजिए कन्वेंसमेंट ऑफ डेवलपमेंट विद व्यू टू सेल फॉर ए ट्रांसफर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू इन्वेंट्री। तो मेरी बात सुनिए यहाँ पर, पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पहले मान लीजिए एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मेरा था, मेरा एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी था, मैंने उसे क्लासिफाई कर दिया हेल्ड फॉर सेल, अब मैं उसे बेचना चाहता हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में इंडेक्स 105 लगेगा, उस पर इंडेक्स 2 नहीं, इंडेक्स 105 लगेगा। लेकिन अगर मान लीजिए मेरा एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, मैं उसे पहले डेवलप करूंगा फिर बेचूंगा, तो ऐसा सिचुएशन में वो इंडेक्स 2 होगा, क्योंकि मैं तो उसे डेवलप करके फिनिश गुड्स बनाऊंगा फिर ही बेचूंगा ना। तो अगर यहाँ पर दो सिनारियो आएगा आपका, अगर मान लीजिए सीधा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मेरा था, उसे मैं क्लासिफाई, उसे मैं बेचना चाहता हूँ डायरेक्ट एज इट इज, तब तो वो इमीडिएट सेल है ना, अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल हुआ आपका, इंडेक्स 105 का कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा, आप उसे इंडेक्स 105 लगाओगे। लेकिन अगर आप उसे डेवलप करके फिर बेचोगे, तब वो इंडेक्स 2 लगेगा, इन्वेंट्री लगेगा आपका। नीचे एक पॉइंट लिखा हुआ देखिए, व्हेन एन एंटिटी डिसाइड्स टू डिस्पोज ऑफ एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी विदाउट डेवलपमेंट, बिना किसी डेवलपमेंट के अगर आप उसे डिस्पोज करना चाहते हो, तो ऐसा सिचुएशन में उस पर इंडेक्स 105 लगेगा और वो स्टिल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगा। यानी नॉन करेंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल के अंदर हम नाम उसका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रखेंगे, बस उसका मेजरमेंट प्रिंसिपल जो है वो इंडेक्स 105 का लग जाएगा। क्लियर है। अब आगे हम बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट, एंड ऑफ ओनर ऑक्यूपेशन फॉर ए ट्रांसफर फ्रॉम ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। मतलब पहले हम बिजनेस के लिए यूज कर रहे थे, अब हमने बंद कर दिया बिजनेस के लिए यूज करना। अब नहीं हम बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं और नहीं हमारा बेचने का इंटेंशन है, मतलब बेकार पड़ा रहेगा, और बेकार पड़ा रहने का मतलब कैपिटल अप्रिसिएशन, मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो देखिए यहाँ पर भी आपने ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का यूज करना बंद कर दिया, तो नियत नहीं आपने बंद कर दिया, है ना। तो ऐसा सिचुएशन में ट्रांसफर हो जाएगा, इंडेक्स 16 से इंडेक्स 40 में चला जाएगा। और या फिर मान लीजिए आपका कोई इन्वेंट्री था, आपने इन्वेंट्री इंडेक्स 2 में रखा था एक प्रॉपर्टी को, बट आपने उसे ऑपरेटिंग लीज पे दे दिया,
इंसेप्शन चालू हो गया, आपने किसी को ऑपरेटिंग लीज पे दे दिया, ऑपरेटिंग लीज पे देना मतलब रेंटल से पैसा कमाना, तो ऐसा सिचुएशन में भी आपने एक्शन ले लिया तो इंडेस 2 से ये क्या बन जाएगा, इंडेस 40 में ट्रांसफर हो जाएगा आपका। तो चलिए आपको ये सारी चीजें क्लियर होगी। हम यहाँ पर एक और पॉइंट ये भी डिस्कस कर लेते हैं। सिमिलरली इफ एन एंटिटी बिगिंस टू रीडेवलप एन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फॉर कंटिन्यूड फ्यूचर यूज एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, मतलब कहने का मतलब है कि मेरा एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी था, मैंने उसे रीडेवलप करके फिर से रेंटल के लिए, कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए यूज करना है, तो ठीक है, फिर वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रहेगा, ट्रांसफर की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए यूज कर रहा हूँ, उसे रीडेवलप करके बाद में भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए ही यूज करूंगा, तो ऐसा सिचुएशन में आगे भी वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो फटाफट से मैंने रिवाइज करा है यहाँ पर, अब ज्यादा डिटेल में तो जा नहीं सकते, फटाफट रिवीजन करना है हमें। तो नेक्स्ट अब हम डिस्पोजल डिस्कस करेंगे और ये लास्ट टॉपिक है हमारा इंडेस 40 का, इसके बाद डिस्क्लोजर आई थिंक और कुछ नहीं बचेगा। हाँ चलिए फटाफट से ये रिवाइज करते हैं। एंड फाइनली डिस्पोजल में भी ज़्यादा कुछ बताने लायक है नहीं, वो हमने ऑलरेडी जैसे इंडेस 1638 में पढ़ा था वैसा ही सब कुछ है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को भी कब हम डी रिकॉग्नाइज करेंगे, जब हम उसे बेच देंगे। बेचने का मतलब या तो सेल कर दिया, या फाइनेंस लीज भी बेचने का जैसा ही होता है ना। और या फिर आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को परमानेंटली विड्रॉ कर दिया फ्रॉम यूज से, परमानेंटली, और ये कभी भी आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दी गई नहीं, तो उसे पूरा एम्पायर करके खत्म करो, बस किस्सा खत्म, है ना। और बाकी आगे की अगर हम बात करें तो ये सारा चीज़ हमें पता है, रिप्लेस पार्ट का मैंने बताया था ना इंडेस 16 में जैसे हमने पढ़ा था, वैसा सब कुछ है। और जो भी गेन या लॉस आएगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को बेचने पर, कैसे निकालेंगे, कैरिंग अमाउंट और नेट सेल प्रोसीड्स, और जो भी डिफरेंस होगा वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। अब आगे मुझे एक चीज़ आपको बताना, कंपनसेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपका इंपायरमेंट हुआ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, तो इंपायरमेंट कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे, इंडेस 36 के हिसाब से इंपायरमेंट हम निकालेंगे, है ना। जो हम रिकवरेबल अमाउंट निकालते हैं ये सारी चीज़ें हम करेंगे और इंपायर करेंगे। और कितनी बार क्या होता है कि आपको मतलब इंपायर वगैरह कुछ भी होता है इससे रिलेटेड आपको कंपनसेशन मिलता है इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह से, थर्ड पार्टी से। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि मान लीजिए मेरे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आग लग गई, बिल्डिंग में आग लग गई, या फिर मान लीजिए वो एम्पायर हो गया, उसका वैल्यू अचानक से गिर गया और हमने उसका इंश्योरेंस करा रखा है, तो उसे हम सिंगल इवेंट नहीं मानेंगे, अलग अलग इवेंट मानेंगे। इसका मतलब ये कि अगर वो एम्पायर हो गया, लॉस्ट हो गया, तो उसका एम्पायरमेंट अलग से कीजिए आप, और वो इम्पायरमेंट लॉस वगैरह पीएल में दिखाइए। और आपका जो इंश्योरेंस कंपनी वगैरह से अगर कंपेंसेशन आएगा तो उस कंपेंसेशन को अलग से दिखाइए। यानी जब कंपेंसेशन का एश्योरेंस हो जाएगा कि रिसीवेबल है, मतलब आपको हरी झंडी दिखा दी इंश्योरेंस कंपनी क्योंकि वो आपको पैसे देंगे, कंफर्म है ना, अप्रूव कर दिया, मतलब पेमेंट बाद में फर्क नहीं पड़ता, एक बार अप्रूव कर देंगे तब हम क्या करेंगे, अपने पीएल अकाउंट को बढ़ा देंगे, कंपनसेशन अब अप्रूव हो चुका और रिसीवल को बढ़ा देंगे, और जब पैसा मिलेगा तब रिसीवल को घटा के कैश दिखा देंगे, बात खत्म यहाँ पर। तो इसलिए अब ये दो पॉइंट ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर ये वाला पॉइंट इंपायरमेंट होगा इंडेस 36 के हिसाब से, रिटायरमेंट डिस्पोजल मैंने कहा इंडेस 40 में हमने डिस्कस किया था कि जब भी रिटायरमेंट डिस्पोजल होगा हम पीएल में दिखाएंगे डिफरेंस जो भी रहेगा। और कंपनसेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी जो भी रहेगा आप पीएल में रिकॉग्नाइज करोगे, यानी प्रॉफिट ही दिखाया जाएगा, कंपनसेशन मिलेगा वो जब रिसीवल का एश्योरेंस आ जाएगा तभी आपको दिखाना है। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर वही रिपीटेड है, कुछ नया कुछ है नहीं। तो ओवरऑल हमने फाइनली हमने पूरा ये इंडेस भी खत्म कर दिया, डिस्क्लोजर जरूरत नहीं है, इतना कुछ खास नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इंडेस 40 भी मैंने फटाफट से रिवाइज कराया आपको।